हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का 11वां चैप्टर जब सनेमा ने बोलना सीखा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। तो जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई, पर्दे पे आई, तो उसके जो पोस्टर बनाए गए थे उसमें कौन कौन से वाक्य छापे गए थे और इस फिल्म में कितने लोगों ने काम किया था वो आपको बताना है। तो आंसर होगा कि जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर छापा गया था। तो जब पहली बोलती फिल्म सिनेमा घरों में आई तो उसके जो पोस्टर थे उसमें लिखा गया था कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। तो उस फिल्म में 78 चेहरे थे, 78 चेहरे थे, अर्थात उस फिल्म का नाम था आलम आरा। इसमें 78 जो कलाकार थे वो काम कर रहे थे। इससे पहले क्या होता था, बिना बोले मतलब जो मूक फिल्में थी वो आती थी, लेकिन ये पहली फिल्म थी आलम आरा जो कि बोलती फिल्म थी। आपका अगला प्रश्न है कि पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए शिर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया, विचार व्यक्त कीजिए। तो पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार आर्देशिर एम ईरानी को जो प्रेरणा मिली वो हॉलीवुड की जो फिल्म थी उससे मिली थी। इस फिल्म का नाम था शो बोट। तो सबाक फिल्म आलम आरा बनाने के लिए, जो ये बोलती फिल्म थी, आलम आरा बनाने के लिए पारसी रंगमंच के नाटक को आधार बनाकर जो पटकथा थी वो लिखी गई थी। तो पारसी जो रंगमंच था उसके नाटक जो होते थे उसको आधार बनाकर इसकी जो पटकथा थी वो लिखी गई थी और इसके गीतों को भी इस फिल्म में जो का त्यों रखा गया था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के लिए नायक के रूप में हुआ लेकिन उनको हटा दिया गया। तो उनको क्यों हटाया गया और विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया, विचार प्रकट कीजिए। तो आंसर होगा कि जिस समय आलम आरा फिल्म बनने वाली थी उस समय जो विट्ठल थे वो प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में जाने जाते थे, काफ़ी प्रसिद्ध अभिनेता थे। तो उनका चयन फिल्म के नायक के रूप में कर लिया गया था, लेकिन उनको उर्दू बोलने में बहुत परेशानी होती थी, इसलिए उनको हटाया गया। तो विट्ठल ने क्या किया, पुनः नायक बनने के लिए मुकदमा कर दिया। तत्कालीन प्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका जो मुकदमा था वो लगा और इस मुकदमे में जो विट्ठल थे वो जीत गए और पुनः फिल्म के नायक बन गए, उनको फिल्म का नायक बनाया गया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पहली सबाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशिर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की, लिखी है। तो पहली सबाक फिल्म के निर्माता निर्देशक जो अर्देशिर थे उनको जब सम्मानित किया गया तो जो सम्मानकर्ता थे उन्होंने उनके लिए क्या कहा था वो आपको बताना है। तो पहली सबाक फिल्म के निर्माता निर्देशक जो अर्देशिर थे उनको जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सबाक फिल्मों का पिता कहकर उनका सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने ही जो मूक फिल्में पहले बनती थी, अब उन्होंने क्या किया, जो बोलने वाली फिल्में थी वो बनाई, सबाक फिल्में बनाई। तो भारतीय सबाक फिल्मों का उनको पिता कहा गया। तो इस अवसर पर जो निर्देशक थे उन्होंने कहा, मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। तो जो अर्देशिर थे उन्होंने कहा, मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी जो योगदान है वो दिया है। तो इस प्रसंग में लेखक ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वे अत्यंत विनम्र व्यक्ति थे। तो जो लेखक थे वो बता रहे हैं कि जो ये निर्माता निर्देशक थे बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। वे उस सबाक सिनेमा के जनक थे जिनकी उपलब्धि को भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को भी अपनाना पड़ा, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हुआ। अब क्या हुआ, बोलती फिल्में बनने लगी थी। तो बोलती फिल्म के जन्मदाता थे अर्देशिर, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, भारतीय सबाक फिल्मों का पिता कहा गया है, क्योंकि इन्होंने ही इसको जन्म दिया। अब आपका अगला प्रश्न है कि मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते। तो जो मूक फिल्में होती है उसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से नहीं बोलते, संवाद नहीं होते, बिल्कुल
चुपचाप जो फिल्म है वो चलती रहती है। तो उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा तो उसमें परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना पर सहयोग लें। तो आंसर हुआ कि मूक सिनेमा अर्थात ऐसा सिनेमा जिसमें हम कलाकारों को अभिनय करते हुए देखते हैं, पर उनकी जो आवाज़ है वो हमको सुनाई नहीं देती। तो उसमें शारीरिक अभिनय की प्रधानता होती है। हमारे जो हाव भाव है उससे ही जो नायक होते हैं, जो फिल्म के कलाकार होते हैं, उनके हाव भाव से पता चलता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो यही सिनेमा जब बोलने लगा तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए। तो अभिनेता, दर्शक और तकनीकी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए वो निम्न प्रकार है। जैसे कि अभिनेता, तो मूक फिल्मों में काम करने वाले नायकों में पहलवान जैसा शरीर होना, स्टंट और उछल कूद करने की क्षमता पर ध्यान देकर चुना जाता था, किंतु जो सवाक सिनेमा है उनमें अभिनेताओं को संवाद कला में निपुण होना आवश्यक हो गया। इसके अलावा गायन की योग्यता रखने वाले जो अभिनेता थे उनकी कद्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और फिर है दर्शक, तो यूँ तो उस समय मूक सिनेमा भी अपनी लोकप्रियता के शिखर पे था। तो जो मूक फिल्में थी वो भी काफ़ी चलती थी और दर्शक उन्हें बहुत पसंद भी कर रहे थे, किंतु सवाक फिल्मों में लोगों की रुचि क्या हुई, ज़्यादा होने लगी, क्योंकि बोलती फिल्म थी तो लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाती थी। तो उसमें काफ़ी लोग जाते थे, तो उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी जो थी वो आती थी। तो जो पुलिस थी उसको भी, जो भीड़ थी उसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता था। तो सवाक सिनेमा दर्शकों के लिए क्या था, एक नया अनुभव था। अब तक तो वो मूक फिल्में देखते थे, बिना बोली वाली जो फिल्में थी वो देखते थे, लेकिन जो बोलने वाली फिल्में आने लगी तो लोगों को बहुत ज़्यादा अंदर से उत्साह आ गया कि जाके इन फिल्मों को देखें कि किस तरह से जो कलाकार हैं वो आपस में बातचीत करते हैं। तो ये जो फिल्में थी वो दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ में आती थी। तो दर्शक भी बहुत ज़्यादा जाते थे, उनको काबू करने के लिए क्या होता था, पुलिस बल तैनात किया जाता था। तो सवाक सिनेमा दर्शकों के लिए नया अनुभव था। तकनीकी दृष्टि से तो सिनेमा के सवाक होने से उसके तकनीकी स्वरूप में भी परिवर्तन आ गया। पहले शूटिंग जहां दिन में ही पूरी कर ली जाती, एक दिन में पूरी हो जाती थी, वहीं अब रात में भी शूटिंग होने लगी। तो सिनेमा में आवाज़ का होना अलग प्रभाव छोड़ता था और हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा की लोकप्रियता बढ़ी और वाद्य यंत्रों और गीत संगीत का प्रयोग भी अब क्या हुआ, काफ़ी बढ़ गया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि डब फिल्में किसे कहते हैं। कभी कभी डब फिल्मों में क्या होता है, अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। तो जो संवाद बोले जाते हैं और जो अभिनेता मुंह खोल रहे होते हैं वो मैच नहीं करते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है वो आपको बताना है। तो आंसर हुआ कि कभी कभी सवाक सिनेमा में अभिनय करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियाँ संवाद बोलते तो हैं पर उनकी आवाज़ अपनी नहीं होती है। जो अभिनेता अभिनेत्रियाँ होती हैं वो खाली क्या करते हैं, मुंह हिलाते हैं, उनकी आवाज़ नहीं होती है, अर्थात वे किसी और के बोले संवाद पर अभिनय कर रहे होते हैं। बोल तो कोई और रहा होता है लेकिन वो खाली मुंह चला रहे होते हैं। तो ऐसी फिल्में क्या कहलाती हैं, डब फिल्में कहलाती हैं। तो कभी कभी फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। तो जो आवाज़ होती है और जो अभिनेता मुंह खोलते हैं वो मैच नहीं करते आपस में। तो आवाज़ कहीं जा रही होती है, अभिनेता का जो मुंह चल रहा होता है वो अलग चल रहा होता है। इसका कारण यह है कि अभिनय और संवाद संयोजन में कमी है और संयोजनकर्ता का पूरी तरह दक्ष न होना, डब आवाज़ तथा अभिनय करने वाले के मुंह खोलने बंद करने की असमान गति, जो उनकी गति होती है वो असमान होती है और अभिनेता की तालमेल बिठाने की असफलता के कारण ऐसा होता है। जो अभिनेता होता है वो आवाज़ पे तालमेल नहीं बिठा पाता, वो उस तरह से नहीं बोल पाता जिस तरह से संवाद बोले जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होने के कारण क्या होता है, जो डब फिल्में होती हैं उसमें अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज़ के ठहाकेदार हंसी कैसी दिखेगी, अभिनय करके अनुभव कीजिए। तो जो फिल्म है ऐसी जो कि मूक है, जिसमें कि आवाज़ नहीं है, अगर कोई व्यक्ति हंसता है, ठहाकेदार हंसी है, तो वो कैसी दिखाई देगी, अभिनय करके अनुभव कीजिए। तो ये आप अपने आप करेंगे
हम करेंगे अगला प्रश्न। मूक फिल्म देखने का एक उपाय यह है कि आप टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके फिल्म देखें। तो पहले ज़माने में जो मूक फिल्में होती थी, बिना बोले फिल्म चलती थी, तो उसका अनुभव आप कैसे कर सकते हैं? आप क्या करें, टेलीविज़न की जो आवाज़ है उसको बंद कर दें, उसको जो फिल्म है तब देखें आवाज़ को बंद करके। उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। तो आंसर होगा कि टेलीविज़न की आवाज़ें बंद करके हम जब फिल्म देखते हैं और कहानी का अनुमान लगाते हैं तो पाते हैं कि संवाद और दृश्य एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते हैं। तो जो फिल्म है उसमें इतना मज़ा नहीं आता जितने की फिल्म जो बोलने वाली फिल्म होती है उसमें आता है। तो संवाद के अभाव में जो बातचीत है वो नहीं होती, उसके अभाव में क्या होता है, फिल्म की कहानी समझना बहुत कठिन हो जाता है। तो वास्तव में संवाद और दृश्य एक दूसरे के पूरक बनकर दृश्य या फिल्म को मनोरंजक बनाते हैं। इससे दर्शकों की जो एकता है वो भी फिल्म में बनी रहती है। जो दर्शक हैं वो बहुत ही शांत भाव से फिल्म देखते हैं। दृश्यों में संवाद की आवश्यकता के कारण ही जो मूक सिनेमा की लोकप्रियता का युग था वो क्या हुआ, ख़त्म हुआ। और फिर क्या हुआ, जो सबाक फिल्में हैं वो बनने लगी। बोलने वाली जो फिल्में हैं वो बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई और इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुंच जाते थे फिल्म देखने। तो दर्शकों की जो भीड़ थी उसको संभालना भी मुश्किल हो गया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सवाक शब्द वाक के पहले, जो सवाक है उसमें क्या है, वाक के पहले सा लगा दिया गया है। तो सा उपसर्ग लगाने से क्या बना, सवाक। तो निम्नलिखित शब्दों के साथ सा का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। हित, परिवार, विनय, चित्र, बल, सम्मान। तो सा क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ होता है, जब पहले लगा होता है वो उपसर्ग होता है, जो बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है। तो सा उपसर्ग लगाकर आपको ये शब्द बनाने हैं। तो सा हित, सहित है, उसमें उपसर्ग लगाया सा का तो हो गया सहित, मतलब हित के साथ, भलाई, इसका अर्थ होता है भलाई। फिर है परिवार, तो सा लगाया तो हो गया सपरिवार, मतलब घर के लोगों का समूह, इसको कहते हैं सपरिवार, मतलब परिवार के साथ। तो उपसर्ग लगाने से क्या हुआ, परिवार के साथ। फिर है विनय, तो हो गया सविनय, मतलब इसका अर्थ हुआ प्रार्थना। सविनय का अर्थ हुआ विनय पूर्वक, अनुरोध पूर्वक। विनय का अर्थ हुआ प्रार्थना। फिर है चित्र, इसका अर्थ हुआ तस्वीर। सा लगाने से हो गया सचित्र, जिसका अर्थ हुआ चित्र सहित, चित्र के साथ। फिर है बल, तो ये सा लगाने से हो गया सबल। बल का अर्थ होता है ताकत और सबल का अर्थ हो गया बलवान, ताकतवर, बलपूर्वक। फिर है सम्मान, तो इसमें हमने सा उपसर्ग लगा दिया तो बन गया ससम्मान। सम्मान का अर्थ होता है आदर और ससम्मान का जो अर्थ है वो होता है आदर पूर्वक। इस तरह से हमने जो सा उपसर्ग है वो लगाया इन शब्दों में। फिर आपका अगला प्रश्न है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार हैं, आ, अन, नी, तू, काकू और सा, सु, अध, बिन, औ आदि। तो पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। कुछ प्रत्यय हैं, कुछ उपसर्ग हैं। जैसे कि वाक, इसमें उपसर्ग लगा दिया तो ये हो गया सवाक। लोचना, सु लगा दिया तो हो गया सुलोचना। फिल्म, इसमें हमने प्रत्यय लगाया, प्रत्यय बाद में लगता है तो ये हो गया कार। प्रत्यय लगाया तो ये हो गया फिल्म कार। फिर है कामयाब, तो इसमें हमने लगाया ई प्रत्यय, तो बा जो है उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा कामयाबी। तो इसमें कहा गया है कि इस प्रकार के 15-15 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपने सहपाठियों को दिखाइए। तो आपका जो बुक का चैप्टर है उसमें आपको देखना है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें कि उपसर्ग लगाया और प्रत्यय लगाया है, उसको ढूंढना है और फिर यहाँ पे लिखना है। तो जब सनेमा ने बोलना सीखा पाठ से हम इस तरह से जो उदाहरण है वो ले सकते हैं। उपसर्ग जो हमने लगाया जीव में वो हो गया सा उपसर्ग लगाया तो ये हो गया सजीव। विज्ञापन, वी उपसर्ग लगा के बना विज्ञापन। ज्ञापन में हमें लगाया वी उपसर्ग। भव,
इसमें हमने जो उपसर्ग लगाया वो लगाया अनु, तो ये हो गया अनुभव। बिंब में हमने उपसर्ग लगाया प्रति, तो ये हो गया प्रतिबिंब। नेता में हमने उपसर्ग लगाया अभि, तो ये हो गया अभिनेता। वाद में हमने उपसर्ग लगाया सम, तो ये हो गया संवाद। और योजन में हमने उपसर्ग लगाया, तो ये हो गया संयोजन। और लोचना में हमने सु उपसर्ग लगाया, तो ये हो गया सुलोचना। और पट में हमने कथा में हमने पट उपसर्ग लगाया, तो हो गया पट कथा। गीत में हमने सम उपसर्ग लगाया, तो ये हो गया संगीत। अधिक में हमने सर्व उपसर्ग लगाया, तो ये हो गया सर्वाधिक। आ जो है वो बा में चला गया। प्रा उपसर्ग लगा के हमने बनाया शासक में प्रशासक। नम्र ये हो गया विनम्र। दर्शन प्रदर्शन। और राज ये हो गया ना उपसर्ग लगा के नाराज। और है भाव में लगाया हमने आ उपसर्ग, तो ये हो गया अभाव। और अन्न अधिकार में लगाया, तो ये हो गया अनाधिकार। दान में लगाया, तो हो गया निदान। बल में हमने लगाया निर उपसर्ग, तो ये हो गया निर्बल। फल में हमने लगाया नि उपसर्ग, तो ये हो गया निष्फल। कूल में हमने लगाया दु उपसर्ग, तो ये हो गया दुकूल। पूत में लगाया का उपसर्ग, तो हो गया कपूत। कु उपसर्ग लगा के हमने बनाया कुमार्ग। और बल में सा लगा के सबल। गम में सु लगा के सुगम। पका में अध लगा के अधपका। पेट में भर लगा के हमने उपसर्ग लगाया भर, तो ये हो गया भर पेट। और समय में हमने लगा दिया यथा उपसर्ग, तो ये हो गया यथा समय। और ब्याह में हमने लगा दिया बिन, तो ये हो गया बिन ब्याह। इस तरह हम जो प्रत्यय हैं वो लगा के देखेंगे। तो पाठ के लिए हमने जो प्रत्यय है वो हमने इसमें है वो है समाज, तो हमने इसमें लगा दिया एक प्रत्यय, तो ये हो गया सामाजिक। और भगक, तो ये हो गया भड़कीला, हमने इसमें ईला प्रत्यय लगाया। चर्चा में हमने लगाया एक प्रत्यय, तो ये हो गया चर्चित। इतिहास में हमने एक प्रत्यय लगा दिया, तो ये हो गया ऐतिहासिक। भारत में हमने लगाया ये प्रत्यय, तो ये हो गया भारतीय। लोकप्रिय में हमने लगाया ता प्रत्यय, और ये हो गया लोकप्रियता। तो प्रत्यय जो होते हैं बाद में लगते हैं। ता लगाया, तो ये हो गया लोकप्रिय में ता लगा दिया, तो हो गया लोकप्रियता। पहल में हमने वान प्रत्यय लगाया, हो गया पहलवान। आरंभ में हमने एक प्रत्यय लगाया, तो हो गया आरंभिक। ईरान में हमने ई प्रत्यय लगाया, तो हो गया ईरानी। गीत में कार प्रत्यय लगा दिया, तो हो गया गीतकार। और पुराण में हमने एक प्रत्यय लगाया, तो ये हो गया पौराणिक। योग में हमने दान लगाया प्रत्यय, तो ये हो गया योगदान। इक में हमने दिन प्रत्यय लगाया, तो ये हो गया दैनिक। और जो सम्मान है उसमें हमने लगा दिया इत प्रत्यय, तो ये हो गया सम्मानित। मेल में हमने लगाया वाली प्रत्यय, तो ये हो गया मेल वाली। और जो आ प्रत्यय है वो लगाया हमने सुत में, तो ये हो गया सुता। धन में लगाया धनी। सजावट में आवट प्रत्यय लगाया, तो हो गया सजावट। बाघ में इन प्रत्यय लगाया, तो हो गया बाघिन। चिकना में आहट प्रत्यय लगाया, तो हो गया चिकनाहट। रंग में ईन प्रत्यय लगाया, तो ये हो गया रंगीन। विवाह में एक प्रत्यय लगाया, तो ये हो गया वैवाहिक। अपना में पन प्रत्यय लगाया, तो हो गया अपनापन। सुख में या प्रत्यय लगा दिया, तो ये हो गया सुखिया। गुरु में त्वा प्रत्यय लगाया, तो ये हो गया गुरुत्व। बूढ़ा में पा प्रत्यय लगाया, तो ये हो गया बुढ़ापा। दया में आलू प्रत्यय लगाया, तो ये हो गया दयालु। पशु में ता प्रत्यय लगाया, तो ये हो गया पशुता। लिखना में आई प्रत्यय लगाया, तो ये हो गया लिखाई। और मोर में नी प्रत्यय लगाने से बन गया मोरनी। तो इस तरह से हम प्रत्यय और उपसर्ग लगा सकते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।